जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 4 जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। आज हम अध्याय को चल रहे हैं प्रारंभ करने। पहले तो हम समझते हैं एक देश को दूसरे देशों के साथ रिश्ता क्यों रखना पड़ता है। एक देश को दूसरे देशों के साथ रिश्ता क्यों रखना पड़ता है। आप सब जानते हैं इस बात को कि भाई समाज में रहना है। अब मैं सोसाइटी का उदाहरण दे रहा हूं। समाज में रहना है, आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपके आस पड़ोस में भी 4-5 लोग रहते होंगे, है ना? है ना? तो क्या आप उनसे रिश्ता नहीं रखते, बोलचाल नहीं करते? क्यों रखते हो? रीजन? क्योंकि रात में अगर रीजन क्या है? हाँ आप बताओ। मैं रात में अगर तबीयत खराब होगी तो सबसे पहले तेज बोल के बताओ। रात में अगर कुछ हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो सबसे पहले हम उनके पास जाएंगे। सबसे पहले वही आप पर आपके सामने पहुंच पाएंगे, रिश्तेदार नहीं पहुंच पाएंगे। जितनी जल्दी पड़ोसी आपका पहुंच पाएगा उतनी जल्दी कोई और नहीं पहुंच सकता। तो वही चीज यहां पर भी है, वही चीज यहां पर भी है कि भैया आपके जीवन में आपके दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। भाई मुसीबत कब आ जाए किसी को नहीं पता, और मुसीबत से बाहर निकालने में एक मित्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक मित्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मयंक बाबू। तो यही चीज है, एक देश को भी ऐसी देखो, आपको मैंने बता रखा है हर देश के पास सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सबके पास सभी के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं है। हमारे पास जितना अपार मात्रा में पानी है उतनी अपार मात्रा में पानी सऊदी अरेबिया के पास नहीं है, या कहिए खाड़ी देशों के पास नहीं है। लेकिन उनके पास जितनी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उतनी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है। आप भी जानते हो कि बिना पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक देश की अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती, क्योंकि वो जिस प्रकार से इंसान के जीवन का आधार जल है उसी प्रकार से उद्योग का आधार क्या है, मशीन का आधार क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बिना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ना आप बिजली बना पाओगे, ना आप अपनी गाड़ियां चला पाओगे। तो इसीलिए हर देश को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। और भाई जब निर्भर रहना पड़ रहा है तो रिश्ते अच्छे बनाने पड़ेंगे। अब मैंने आपको बताया जब हम आजाद हुए, हम आजाद कब हुए हैं? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 हम आजाद होते ही मन 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। हम आजाद हुए नहीं, हमारा एक प्रतिद्वंदी हमने खुद ब खुद खड़ा कर लिया। जो हमारा खुद का पार्ट था हमने उसे अपना क्या बना लिया, प्रतिद्वंदी या पड़ोसी कर लिया। लेकिन जो बंटवारा हुआ था ना, ये शांतिपूर्ण बंटवारा नहीं था, जिस कारण से ये जो हमारा नया पड़ोसी बना था ये प्रेम मोहब्बत वाला पड़ोसी नहीं था। इसके अंदर, इसके मन में हमारे प्रति द्वेष था और हमारे मन में इसके प्रति द्वेष था। और आप जानते हैं कि जिस समय भारत आजाद हुआ है उस समय विश्व राजनीति बहुत ही गर्मा गर्मी वाली थी। क्यों? क्योंकि विश्व राजनीति में उस समय क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर अर्थात वैचारिक युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? वैचारिक युद्ध। किन 2 महाशक्तियों के बीच में? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर। देखो एक तरफ था लोकतंत्र और पूंजीवाद, एक तरफ था साम्यवाद और समाजवाद। तो इनके बीच में इस चीज की होड़ लगी हुई थी कि कौन सबसे अच्छी आइडियोलॉजी है, कौन सबसे अच्छी विचारधारा है जीवन को संचालित करने की। और दोनों अपने आप को
एक दूसरे से ताकतवर दिखाने का प्रयास कर रहे थे, दोनों हथियार पैदा कर रहे थे, दोनों दुनिया के नए जो देश आजाद हो रहे थे उनको अपने गुटों में शामिल कर रहे थे। इस परिस्थिति में भारत आजाद हुआ है। अब आप बताओ, आप अकेले रहोगे तो आपको तोड़कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके साथ 10 लोग रहेंगे तो आपको उतनी आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। इस बात को समझते हो ना? तो इसी प्रकार से यही बात यहां पर आती है, यही बात आपको मजबूर करती है या आपको ये प्रोत्साहित करती है कि आप अपने रिलेशंस बनाएं। आप भी अपने जीवन में हैं, आपने दोस्ती क्यों बनाई है? दोस्ती बनाने के पीछे भी तो यही कारण है ना, जिससे कि भाई देखो, निस्वार्थ दोस्ती कभी नहीं होती। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, दोस्ती कभी निस्वार्थ नहीं होती, अर्थात कि हर सबको किसी ना किसी से किसी भी प्रकार का काम होता ही है। आप दोस्ती इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़ा होना पसंद करते हैं, इसलिए आप दोस्त बनते हैं। आप उनकी जरूरत पर खड़े हो रहे हैं और वो आपकी जरूरत पे खड़े हो रहे हैं। यही दोस्ती का आधार है। दोस्ती का आधार क्या है? दोनों एक दूसरे की जरूरत पर खड़े हो रहे हैं, इसीलिए हम दोस्त हैं। तो यही विश्व राजनीति में भी है, विश्व राजनीति में भी यही है। हमारा सबसे लॉयल दोस्त किसे माना जाता है पता है आपको? रशिया को। क्यों माना जाता है? क्योंकि रशिया ने हर मुसीबत के समय में भारत का हाथ पकड़ा है और भारत को उस मुसीबत से निकालने का काम किया है। तो जब रशिया मुसीबत में होता है तो भारत भी उसके साथ खड़ा होता है। जैसे आज के टाइम पे यूक्रेन और रशिया वॉर है, तो भारत यूक्रेन के साथ नहीं है, भारत रशिया के साथ। पूरी दुनिया उसके साथ व्यापार कट डाउन कर रही है, फिर भी भारत उससे व्यापार कर रहा है। तो ये है लॉयल्टी। अब आप भी जानते हो कि ये जो व्यापार शब्द है, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, एक दुकानदार अगर लड़ाई करेगा अपने कस्टमर से तो उसका सामान बिकेगा? बिकेगा? और अगर उसको कमाना है तो सबके अपने कस्टमरों के साथ कैसा बिहेव करना पड़ेगा? अच्छा, मित्रपूर्ण व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो हम सब भी तो क्या है? हम सब भी तो दुकानदार है। भारत भी तो एक दुकानदार है ना। भारत को भी तो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, पैसे कमाना है ना भाई। अपना देश चलाना है तो पैसे कमाना है। तो भाई पैसे कमाना है तो क्या रिश्ता कैसे रखना पड़ेगा आपको? मित्रतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण रिश्ते रखोगे तो कोई आपसे कुछ नहीं खरीदेगा और आप क्या हो जाओगे? आर्थिक रूप से कंगाल। तो अब समझ में आई कि क्यों रखने पड़ते हैं विदेश संबंध? क्यों रखने पड़ते हैं विदेश संबंध? बनाने के बहुत सारे कारण हैं। व्यापार भी है, व्यापार है आपका, मुसीबत के समय मित्र आपकी मदद है ना। अब जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो आपदा में आपका देश जब पड़ा है तो क्या आप अपने आप को उबार पाओगे अकेले? कदापि नहीं। तो जो आपके मित्र होंगे वो आपको उबारने का काम करेंगे। समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं जिनके कारण हम विदेशी संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि जब हमें मुसीबत पड़े तो हमारा साथ देने वाला कोई हो। जिस प्रकार से आप अपने मित्र स्थापित करते हो, उसी प्रकार से विश्व राजनीति में भी ऐसे ही मित्र स्थापित किए जाते हैं। और मैंने आपको बता दिया, भारत जब आजाद हुआ है तो भारत की आजादी का समय और परिस्थिति बहुत अलग थी। भारत को जब आजादी मिली है तो भारत की आर्थिक स्थिति भी बदहाल थी और विश्व राजनीति में खेमे बाजी चल रही थी। पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था। पूरा विश्व दो खेमों में बट गया। कौन कौन से? अमेरिकी खेमा और सोवियत खेमा। फिर भी भारत ने अपने आप को स्टेबल किया और अपने लिए एक अलग क्या बना? परिवेश कि मैं भी अपने आप में एक अलग स्थिति रखता हूं। तो उसने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई। इन सब चीजों को हम इस चैप्टर में चल रहे हैं
समझ लें। तो चलिए एक बार हम समझ लेते हैं अध्याय में हम किन किन विषयों को बहुत विस्तार से समझेंगे। भारत के पड़ोसियों के साथ भी हम रिश्तों को समझेंगे। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं इस अध्याय में क्या क्या विषय हैं जिन पर हम प्रकाश डालेंगे। अब तक हमने इस किताब में देश में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर अपनी नजर डाली है। इस अध्याय में हम बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। इस मोर्चे पर भी अपने देश के नेताओं ने यही राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। बहरहाल हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्धों से भी निपटना पड़ा। भारत को अपने पड़ोसी देशों से 1962, 1965 और 1971 में युद्ध लड़ना पड़ा था। इन लड़ाइयों और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक शक्ल प्रदान की। देश की राजनीति स्वयं भी इस क्रम में प्रभावित हुई। इस अध्याय में हम अंदरूनी और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में चर्चा की जाएगी कि भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया। तो मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बता दी हैं कि उस समय विश्व की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी थी। उस समय की विश्व की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी थी? पूरा का पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। फिर भी भारत ने अपनी परिस्थितियों को सुदृढ़ करते हुए देश का निर्माण किया और अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। जतिन, देखो, परिस्थिति ना हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जो गरीब का बच्चा होता है उसके जीवन की रूपरेखा देखिए, आप अमीर के बच्चे की रूपरेखा देखिए। तो ये जो रूपरेखा अलग अलग है, इसमें किसकी भूमिका है? इसमें भूमिका है सिचुएशन, परिस्थिति की। जिसकी जैसी परिस्थिति होती है वो वैसा ही आकार ग्रहण करता है। अमीर का बच्चा खाना खाने में नखरे दिखाएगा, लेकिन गरीब का बच्चा उसे कुछ भी मिलेगा वो खाएगा। क्यों? क्योंकि वो भूख की कीमत जानता है कि अगर वो नहीं खाएगा इस खाने को तो उसे पता भी नहीं है कि अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं। तो इसीलिए उसे जो मिलता है वो खाता है। अब यही स्थिति भारत की भी थी उस समय। भारत बहुत ही ज्यादा बदतर आर्थिक स्थिति में था। मैंने आपको बता दिया है, विभाजन ने हमें बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया है, बहुत ही ज्यादा। आपके देश का जो पेट भरने वाला एरिया था आपसे कट गया था और आपके बनते मानी आपका एक दुश्मन खड़ा हो गया था। भाई, पाकिस्तान का बनना मतलब हमारा दुश्मन हमने खुद ही अपने आप क्रिएट कर लिया। समझ में आई बात? जब तक जिन्ना रहे तब तक दिक्कत नहीं। जिन्ना आजाद पाकिस्तान को बनाने के 9 महीने बाद मर जाते हैं। दिक्कत वहां से खड़ी होती है क्योंकि पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। पाकिस्तान को टेक ओवर कौन कर लेता है? पाकिस्तान आर्मी। दिक्कत यहां से स्टार्ट होती है और पाकिस्तान यूज होने लगता है किसके अनुसार? अमेरिका के अनुसार। ये सारी चीजें हैं जिन्होंने भारत की विदेश नीति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। समझ में आई बात? इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि भारत की विदेश नीति किन परिस्थितियों में गढ़ी गई है। नेहरू को गाली देने से पहले जो लोग आज नेहरू को गाली देते हैं ना, वो समझे कि भारत जिन परिस्थितियों में बना है ना, अगर वो उस समय नेता होते ना, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता लेकिन पैंट गीली हो जाती उनकी, पैंट गीली। उस परिस्थिति में भारत को आकार दिया है नेहरू ने और उनके साथ कांग्रेस के नेताओं ने। आपने देख लिया है कांग्रेस कितनी विविधतापूर्ण पार्टी थी। कांग्रेस में किस प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर था आपने समझ लिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई, आपकी आजादी बहुत ही अलग परिस्थितियों में हुई है। आप जैसी परिस्थितियों में आजाद होते हैं वैसे ही तो आप बिल्ट होते हैं ना। अब मैंने आपको उदाहरण दे दिया, गरीब का बच्चा भूख की कीमत जानता है कि अगर उसने खाना नहीं खाया
तो कल का पता नहीं है कि उसकी भूख मिटे या ना मिटे, तो वो हर निवाले को खाएगा, चाहे वो कैसा भी निवाला क्यों ना हो। लेकिन अमीर का बच्चा उसी खाने को खाने में 72 नखरे दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास वेराइटी ऑफ फूड्स है, लेकिन उसके पास वेराइटी ऑफ फूड्स नहीं है। तो भारत की भी ऐसी ही परिस्थिति थी। नेहरू के सामने उस समय कोई विकल्प नहीं था, बहुत सारे विकल्प नहीं थे कि नेहरू इधर भी चले जाएं, इधर भी चले जाएं। अगर नेहरू अमेरिका का हाथ थाम लेते तो भारत की जो गरीब जनता थी ना, वो कभी गरीबी से बाहर ही नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि वो आ जाती, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती। जब उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती हमारे देश के मार्केट में, तो हमारे खुद की मार्केट कभी डेवलप्ड ही नहीं हो पाती। जो आज भारत में आपको बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को इसीलिए मिल रही हैं क्योंकि नेहरू ने इसके लिए काम किया है। नेहरू ने इसके लिए काम किया है। जो भारत इतने ज्यादा साइंटिस्ट इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। हमने शिक्षा को बेचा नहीं है, हमने शिक्षा को जन सेवा बनाया है। तब जाकर आप देखिए आईएम की फीस कितनी है, बहुत ही सस्ती है। एम्स की फीस कितनी है, बहुत सस्ती है। प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में देखिए आप, बहुत ही सस्ती है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस देखिए, आप जेएनयू की फीस देखिए, आप सारे के सारे जो आईआईटी इंस्टीट्यूट है उनकी फीस देखिए, ये सस्ते हैं। और अगर यही प्राइवेट होते तो ये गला काटते बच्चों का। सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ पाता और गरीब का टैलेंट कभी बाहर नहीं निकल पाता। बात समझिए आप कि सरकारी संस्थानों का होना क्यों जरूरी है। नेहरू ने क्यों अमेरिका का हाथ नहीं पकड़ा उस समय? क्योंकि अगर नेहरू अमेरिका का हाथ पकड़ लेते तो फिर देश में गरीबी कभी मिट नहीं पाती। देश से गरीबी कभी नहीं मिट पाती। देश में सिर्फ 5% लोगों का वर्चस्व होता। आज जो 50%, 70% लोग भारत को चलाने में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना, ये कभी नहीं हो पाता। समझ में आई बात? इस चीज को ध्यान में रखिए। उस समय के भारत की जनता के पास अपने लिए 2 वक्त के राशन का पैसा नहीं था, तो वो प्रॉफिट मार्केट में अपने आप को सरवाइव कर पाते? किसी को प्रॉफिट कमा के दे पाते? समझ में आई बात? इसीलिए हमने अमेरिका का हाथ नहीं पकड़ा और ना ही हमने सोवियत का हाथ पकड़ा। लेकिन सोवियत ने क्या किया? हमसे दोस्ती की, हमें अपना पिछलग्गू बनाने का प्रयास नहीं किया। हम कभी किसी के पिछलग्गू नहीं बने, हम हमेशा दोस्त बने हैं। और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान क्या बना है? पिछलग्गू, चेला और दोस्त में अंतर समझते हो ना? चेले और दोस्त में अंतर समझते हो ना? चेला वो होता है जिससे गुरु सिर्फ काम की बातें करता है, सिर्फ काम की बातें, और चेले को यूज करता है। और दोस्त वो होता है जिससे वो सलाह मशवरा मस्ती सब कुछ करता है, उस पर अपने आदेश नहीं थोपता, उसके साथ वो सलाह करता है, उस पर आदेश नहीं करता। लेकिन चेले पे क्या करता है? वो आदेश करता है। तो ये अमेरिका के सामने पाकिस्तान की ये स्थिति थी। समझ में आई बात? इसीलिए पाकिस्तान 1950 से लेकर 1990 तक बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। भारत से ज्यादा इसकी ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि इसको मुफ्त के पैसे मिल रहे थे। कहां से मिल रहे थे? अमेरिका से। किसको तोड़ने के लिए? सोवियत संघ को तोड़ने के लिए। और यही वो पैसा, ये पैसा वो सोवियत को तोड़ने में भी लगाता था और भारत को भी तोड़ने में लगाता था। समझ में आई बात? तो परिस्थितियां बहुत मैटर करती हैं किसी भी देश के विदेशी संबंधों के निर्माण में। कैसे निर्भर करती है मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा क्या पॉइंट है भाई? भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई? भारत ने अपनी विदेश नीति के क्या सिद्धांत रखे? आज भी भारत उसी सिद्धांत पे चल रहा है। जो नेहरू ने सिद्धांत गढ़े हैं ना, उन्हीं सिद्धांतों पे आज भी भारत चल रहा है। भारत ने कोई दूसरे सिद्धांत नहीं बनाए हैं। भारत आज भी सर्वप्रथम अपना हित देखता है।
आज भी भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करता है। भारत आज भी सबसे पहले अपने देश को रखता है, फिर जाके कुछ और रखता है। जो आजादी के समय था आज भी वही है। भारत के लिए पहले अपनी चीजें हैं, पहला अपना देश है, फिर उसके बाद दूसरी चीजें। समझ में आई बात? और यही होना भी चाहिए। तीसरी चीज क्या? चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे और भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ। चीन और भारत, चीन और भारत, चीन और पाकिस्तान, ये हमारे दो मेजर पड़ोसी हैं। ये हमारे क्या है? दो मेजर पड़ोसी हैं। समझ में आई बात? इनके साथ हमारे रिश्ते कैसे रहे इसको हम समझेंगे। दोनों के साथ, पाकिस्तान के साथ जिस दिन पाकिस्तान निर्मित हुआ उस दिन से हमारे रिश्ते उसके साथ खटासपूर्ण रहे हैं, लेकिन कूटनैतिक संबंध बरकरार है। तभी दोनों देशों की एक दूसरे के देश में क्या है? विदेशी दूतावास, जिसे एम्बेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बेसी। हम दोनों के कूटनैतिक रिश्ते बरकरार है, लेकिन हमारे मिठास भरे रिश्ते नहीं है। जैसे हमारे रशिया के साथ रिश्ते हैं, जैसे और देशों, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ, वैसा रिश्ता हमारे इस पड़ोसी देश के साथ नहीं है जो हमारा ही अंग था। हमारे उसके साथ उतने प्यारे रिश्ते नहीं। क्यों नहीं है? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसी अध्याय में। चीन के साथ शुरुआती रिश्ते हमारे बहुत अच्छे होते, लेकिन चीन की कुछ चालें, चीन की कुछ संपत्ति हड़पने की चालें ने चीन और हमारी दोस्ती में खटास पैदा कर दी। ठीक है? और फिर हम समझेंगे अपनी परमाणु नीति को। परमाणु नीति को क्यों हमने डेवलप किया एटॉमिक बम, हमें एटॉमिक बम बनाने की क्या जरूरत पड़ी, हमने क्यों अपने देश का इतना बड़ा पैसा एटॉमिक बम को बनाने में लगाया। इस चीज को भी हम इसी चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले तो हम समझेंगे अंतरराष्ट्रीय संदर्भ क्या है। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ पहले तो हम समझते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध होते क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आजाद हुआ था। आपको पता है, सब कुछ पता है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। उस समय विश्व कहां था? विश्व में क्या चल रहा था? शीत युद्ध। क्या चल रहा था? शीत युद्ध, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। किसके किसके बीच में? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। ठीक है, विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। भारत आजाद होते मानी दो टुकड़ों में बट गया। इंडिया वर्सेस इंडिया बना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया। ठीक है, हमारा पड़ोसी, हमारे बगल का ही, हमारा अंग ही, हमारा बनते मानी हमारा दुश्मन हो गया। और उसने बनते मानी हम पर एक क्षेत्र के लिए जे एंड के लिए हम पर हमला कर दिया। जम्मू और कश्मीर के लिए उसने हम पर हमला भी कर दिया। और आपको भी पता है भारत को गढ़ने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है हमें। जितना आसान लगता है उतनी आसानी से भारत का गठन नहीं हुआ है। आगे सुनिए। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नामूदार हो रहे थे। आपको पता है यह समय था दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति का, और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरा विश्व नया रूप ग्रहण कर रहा था और पूरा विश्व में दो ताकतवर ध्रुव चमक रहे थे। एक था आपका यूएसए और एक था यूएसएसआर। और इन दोनों के कारण विश्व दो गुटों में बंट गया था। और जो उपनिवेशवाद था, जो गुलामी का चक्र था, गुलामी का चक्र ढीला हो रहा था और उस गुलामी के चक्र से नए नए देश निकल रहे थे, जिसमें भारत भी था एक, जिसमें बहुत सारे देश थे जो गुलामी के कुचक्र से बाहर निकल रहे थे। किस पीरियड में? 1940 के पीरियड में। ये हम बात कब की कर रहे हैं?
1940 की बात कर रहे हैं। 1940 के पीरियड में दो सबसे बड़ी महान घटना होती है। पहला, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद विश्व में एक नई अंतरराष्ट्रीय संस्था का निर्माण होता है, विश्व की शांति को स्थापित करने के लिए। क्या कहते हैं जिसे हम? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। पहले वो क्या थी? लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन बर्बाद हो जाती है, लीग ऑफ नेशन अपना काम नहीं कर पाती, जिस काम को करने के लिए उसे बनाया गया होता वो उस काम को करने में असफल रहती है। तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में विश्व को शांति के रास्ते पर चलाने के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय संस्था का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या होता है? यूएन, यूनाइटेड नेशन। ये हुआ। और क्या होता है? और इसके बाद फिर आपका कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। कोल्ड वॉर में जो आपके पहले बहुत ताकतवर देश थे, आपके ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, जापान, ये ढीले पड़ गए थे। अब इनके पास पैसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में ये बर्बाद हो चुके थे, और बर्बादी के कारण इन्होंने जिन देशों को अपना गुलाम बना रखा था, अब उन पर शासन करने की इनकी स्थिति नहीं थी। तो इन्होंने उन देशों को आजाद कर दिया, जिसमें भारत भी एक था। भारत को ब्रिटेन ने आजाद तो किया, लेकिन भारत को उसने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे कि भारत कभी भी उससे अपना बदला ना ले सके, अपना बदला ना ले सके। समझ में आई बात? इसीलिए ब्रिटेन ने भारत को तोड़ा है, और कोई कारण नहीं है भारत को तोड़ने का उसका। जिन्ना को इतनी ज्यादा सहूलियतें प्रदान करना, सुविधाएं प्रदान करने के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य था। किसका? ब्रिटेन का, कि भारत कभी भी उससे सही तरीके से उसका लूटा हुआ धन वापस न ले पाए। इसीलिए आगे सुनिए, ठीक है? तो ये सारी उस समय की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों में भारत आजाद हो रहा है, भारत को अपने रिश्ते कायम करने हैं। आगे सुनिए, नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतरराष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे, और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाए खड़ा था। कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। अंग्रेज जब भारत से गए ना, तो उन्होंने बहुत सारी समस्याएं हमारे लिए छोड़ के चले गए। पहली तो विभाजन, और भी दूसरे, चीन के साथ हमारा खुद का विवाद नहीं है। चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, इस बॉर्डर डिस्प्यूट को पैदा करने में अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूमिका है। नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको भी खड़ा करने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका है। भूटान के साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस बॉर्डर डिस्प्यूट को भी खड़ा करने में किसकी भूमिका है? अंग्रेजों की भूमिका। और पाकिस्तान को बनाने में तो अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका है ही है। तो अंग्रेजों ने हमें पूरी तरीके से तोड़ने की पूरी प्लानिंग करके यहां से गए थे, लेकिन हमारे कुशल नेताओं ने उनकी इस प्लानिंग को सफल होने नहीं दिया, और भारत को एकजुट कर दिया, और ऐसी माला बना दी कि वो माला टूट नहीं सकती थी। समझ में आई बात? आगे सुनिए। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। इसके चलते वे बढ़े चढ़े देशों की
अपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। इस संदर्भ का भी उनकी विदेश नीति पर जब तब असर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से इन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। ये छोटे और गरीब देश जो आजाद हुए थे, ये बड़े सपने नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके सामने समस्याएं इतनी विकट थी कि ये उन समस्याओं को अपने आप हल नहीं कर सकते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समय था कोल्ड वॉर का, और कोल्ड वॉर के कारण दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। दुनिया दो गुटों में बंट गई थी, और इन दोनों ने ही इस चीज का फायदा उठाया। इन गरीब देशों का फायदा उठाया अपने हित के लिए, अपने हित के लिए इनका फायदा उठाया। कैसे उठाया? इन्होंने इन देशों को कर्जा दिया, इन देशों को सुरक्षा का वायदा किया कि तुम अगर हमारे गुट में आओगे, तुम हमारी नीतियों के हिसाब से चलोगे, तो तुम्हें हम तुम्हारे विकास में पैसा भी देंगे और तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से हम सुरक्षा भी देंगे। तो इस प्रकार से अमेरिका ने और यूएसएसआर ने इन गरीब देशों को अपनी विचारधारा में ढाला। और अपनी देखो, अमेरिका ने जिन देशों को अपनी विचारधारा में ढाला है, उस विचारधारा में डालने का मेन रीजन आपने कभी समझा है? अब अगर आप मेरी विचारधारा के हिसाब से चलोगे तो क्या होगा? मेरे लिए क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा मेरे भाई। आप मेरी चीजों को आसानी से खरीदोगे, मेरे लिए आप क्या बन जाओगे? मार्केट बन जाओगे, आप मेरे सबसे लॉयल कस्टमर बन जाओगे। अब बात समझ में आई? अमेरिका एक पूंजीवादी देश था और उसे क्या चाहिए अपनी चीजों को बेचने के लिए? मार्केट। जब उसके जितने लॉयल दोस्त बनेंगे, इसका मतलब उतने उसके क्या बनेंगे? लॉयल कस्टमर बनेंगे। अब बात समझ में आई मेरे भाई? मयंक, कि अमेरिका या सोवियत अपने पिछलग्गू देश क्यों बना रहे थे? क्योंकि आप अभी ग्रोइंग नेशन है, आपके अंदर चीजों को खरीदने की, चीजों को कंज्यूम करने की जितनी भूख है ना, उतनी भूख उनके देश में नहीं थी, क्योंकि उनकी जनता पेट भर के खाना खा चुकी थी। अब उनके अंदर खाने की कैपेसिटी नहीं थी। तो जिनके अंदर खाने की कैपेसिटी नहीं है, क्या वो खा पाएंगे? तो अगर आपको अपना माल बेचना है तो आपको क्या चाहिए? नए कस्टमर्स। तो नए कस्टमर कब मिल पाएंगे? जब आपकी नए दोस्त बन पाएंगे। आप समझ रहे हो? दोस्त बनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? दोस्त बनाने का, जिससे कि आपको लॉयल कस्टमर भी मिल सके। आई बात समझ में? तो ये भी कारण था, और इन दोनों ही महाशक्तियों ने इस चीज का फायदा उठाया। दोनों ने ही अपने जो नए आजाद देश हो रहे थे उनको आपस में ही लड़वाया, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वाकर एक ने इसका दामन थाम लिया तो एक ने उसका दामन थाम लिया। एक ने इसका, ए को बी से लड़वा दिया, ए को बी से लड़वा दिया। ए चला गया अमेरिका के पक्ष में और बी चला गया यूएसएसआर के पक्ष में। बात समझ में आई? दोनों को ही अमेरिका ने कहा कि अगर बी तेरे को मारने आएगा तो मैं तेरी प्रोटेक्शन करूंगा, और बी को यूएसएसआर ने कहा कि अगर ए तेरे को मारने आएगा तो मैं तेरी प्रोटेक्शन करूंगा। हो गई। और दोनों को विकास के लिए पैसा भी दिया इन्होंने, और आपको विकास के लिए पैसा तो दिया ही दिया, आपके प्राकृतिक संसाधनों को उन्होंने अपने विकास के लिए भी प्रयोग किया। समझ में आई बात? ऐसा होता है। अब भाई, आप किसी के दोस्त बनोगे तो आप उसको अपने घर का खाना नहीं खिलाओगे। अगर आपके पास कुछ चीज है और वो मांग रहा है कि यार मेरी जरूरत की, तो आप उसे दोगे नहीं। जरूरत पड़ेगी तो आप उसे अपना घर भी दोगे एक दिन के लिए। समझ में आई बात? तो इसीलिए ये बड़े बड़े लोग छोटे छोटे देशों को अपना दोस्त बनाते थे। इसीलिए पहला चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पहली किताब का, तो जरूर उसे पढ़ें आप। अपनी मिलिट्री भी तो बेचते हैं। हाँ, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। वेपन्स बेचते हैं अपने,
आप सबसे लॉयल कस्टमर बन जाते हैं उनके लिए, आप उनकी हर चीज को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। समझ में आई बात? आप उनके लिए टेस्ट ग्राउंड बन जाते हैं, जो चाहे आपके देश में वो आके करें, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें होती हैं, पर भारत ऐसा कुछ नहीं करता, पर भारत ऐसा कुछ नहीं करता। भारत किसी का लॉयल दोस्त नहीं बनता। भारत सबसे पहले अपनी गरीब जनता को गरीबी के गर्द से निकालने का प्रयास करता है, गरीबी की गर्द से निकालने का प्रयास करता है, क्योंकि अगर वो दोस्त बन जाता तो दोस्त के हिसाब से उसे चलना पड़ता, दोस्त की ख्वाहिशों को ध्यान में रखना पड़ता, और भारत इतना अमीर नहीं था कि वो दोस्त के हिसाब से चल पाता। आज भी पाकिस्तान में गरीबी इतने बड़े स्तर पर क्यों है, अशिक्षा इतने बड़े पे स्तर पर क्यों है? क्योंकि अमेरिका दोस्त के हिसाब से चला है। दोस्त मतलब अमेरिका के हिसाब से चला। अमेरिका ने उसे बोटी डाली और वो कुत्ते की तरह अमेरिका की इशारों पे नाचा हमेशा, इसीलिए वो बर्बाद हो चुका है, वो बर्बादी की कगार पर है। और भारत आज इतना बुलंद देश बन के विश्व की तीसरी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अथवा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? क्योंकि नेहरू ने वो काम करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया उस समय का नेता। समझ में आई बात? वो करके दिखाया, और लोकतंत्र के साथ करके दिखाया। लोकतंत्र, चीन में लोकतंत्र नहीं है, ये बात भूल जाना। चीन अगर आगे निकला है तो उसमें गैर लोकतांत्रिक सरकार होने के कारण वो निकला है, क्योंकि उसने कभी अपनी जनता की इच्छा का ध्यान नहीं दिया। समझ में आई बात? ये भी ध्यान रखा करो। चीन में जब चाहे तब जनतांत्रिक विद्रोह हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत की जनता को संतोष, भारत की जनता में भारत की सरकार भारत की जनता के हिसाब से चलती है। समझ में आई बात? आगे सुनो। तो अब बात समझ में आ रही, विदेश संबंध क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? आगे सुनिए। इस वजह से, कहाँ आ गए थे नीचे, इस वजह से दुनिया के विभिन्न देश दो खेमों में बढ़ गए। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। आपने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीति नामक किताब में पढ़ा होगा। आपने इस किताब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। आप इस किताब में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संदर्भ पूरी तरह बदल गया। बहरहाल, अब जब भारत आजाद हुआ था और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था और दुनिया बड़ी तेजी से दो खेमों में बट रही थी। क्या 1950 और 1960 के दशक की विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किसी खेमे में शामिल था? क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतरराष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा? ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब हम समझेंगे। और मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बना। भारत अपने सिद्धांतों पर चला, भारत अपने राष्ट्र के हितों पर चला। भारत के लिए सबसे पहले अपने देश का हित था, उसके बाद दुनिया। और भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बना। भारत ने कौन सा रास्ता अपनाया? भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया। भारत ने किसी का रास्ता नहीं अपनाया, भारत ने अपना रास्ता अपनाया। और भारत ने दुनिया के और देशों को इंस्पायर किया अपने इस रास्ते को अपनाने के लिए। अपने जैसे देशों को जो आजाद हुए थे अभी अभी, उनको इंस्पायर किया कि आप आओ और हमारे रास्ते पे चलो, आपको भी इसका बेनिफिट होगा। भारत ने ये करके दिखाया, भारत ने किसी का रास्ता नहीं अपनाया। ये हम अगली क्लास में बहुत ही विस्तार से समझेंगे, कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी और इस नीति ने भारत की विदेश निर्माण की नीति में किस प्रकार की भूमिका निभाई और भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से एक सम्मान प्रदान किया, भारत की एक अलग छवि विकसित की, भारत को एक तीसरी ताकत के रूप में उभारा। ये हम समझेंगे अगली क्लास में।
आज सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।